मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब, रोचक, ज्ञान से परिपूर्ण लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 8, जिसका चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, उससे संबंधित आपको रोचक लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैंने पूर्व के वीडियो में व्यापार और भूमंडलीकरण में एक थोड़ी सी चूक को मैं सुधार कर देना चाहूंगा। वहां पर मैंने आईएमएफ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन कह दिया था। आप उसके स्थान पर शुद्धिकरण करके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंग्रेजी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फंड की हिंदी होती है कोष और फेडरेशन का हिंदी होता है संघ। चूंकि तेजी से बोलने के चक्कर में ये मिस्टेक हो गया था, इसको आप सुधार कर लेंगे। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं बिना राग लपेट के। प्रेस और लोकतंत्र को चौथा स्तंभ, प्रेस अथवा मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। तो चौथा स्तंभ कहते हैं। और यहां पर मुद्रण ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरंभिक काल में मानव चट्टान और गुफाओं पर चित्रित करते हुए लिखता था। 105 ईस्वी में टसप्लाई लून, ये चीनी नागरिक था, इसने कपास और मलमल की पट्टियों से एक कागज का निर्माण किया गया। इसीलिए यदि आपसे पूछेगा कि कागज का निर्माण किसने किया था, तो कागज का निर्माण किस देश ने किया था, तो वो चीन ने किया था। हालांकि ये कागज का पूर्ण परिवर्धित रूप जो आज जैसा हम इस्तेमाल करते हैं वो तो नहीं था, लेकिन कागज का खोजकर्ता देश का नाम यदि पूछे तो चीन। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक लाने वाला चीन, जापान और कोरिया यहां पर विकसित हुआ था। लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में 594 में लकड़ी वाले ब्लॉक के माध्यम से की गई थी। और 712 ईस्वी आते आते तक ये चीन के बहुत सीमित क्षेत्र में ये फैल गया था, सीमित क्षेत्रों में फैल गया था। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है कि स्याही से लगे हुए काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रख करके छपाई की जाती है और इसी विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग विधि कहा जाता है। मुद्रण कला का आविष्कार का और विकास का श्रेय चीन को जाता है। तो कागज किसने खोज किया था, किस देश ने, तो ये खोज किया था चीन ने। और मुद्रण कला का शुरुआत किसने किया था, चीन ने। हालांकि आरंभिक प्रिंटिंग प्रेस की खोज गुटेनबर्ग ने किया था, वो जर्मनी का था, जिसको मैं बाद में बतलाऊंगा। एक समय ऐसा था प्राचीन काल में जो संघाई प्रिंट संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अब यूरोप में किस तरह से आरंभ हुआ, यूरोप में आरंभ में गुटेनबर्ग की भूमिका है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चीन और जापान कोरियन भाषा में 40,000 से ज्यादा वर्णाक्षर थे। अब इस वर्णाक्षर को ब्लॉक बनाना, इससे प्रिंट करना, ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई और 1430 ईस्वी में जर्मनी के मेंस नगर में जन्म लेने वाला गुटेनबर्ग, तो जर्मनी का गुटेनबर्ग ने, जिसका पूरा नाम योहान गुटेनबर्ग था, उसने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ये गुटेनबर्ग कृषक, जमींदार, व्यापारी परिवार में इसका जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग को बचपन से ही तेल, जैतून पेरने वाली मशीन से उसको परिचय था। तो मुद्रा बनाने के लिए, जिससे हम लोग सिक्का वक्का बनाते हैं, तो सीसा, टीन, विस्मित धातु को मिलाकर के मिश्र धातु बनाने का तरीका उसने ढूंढ निकाला। और विस्मित धातु में एक खास गुण क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इसको जब हम गर्म करते हैं तो फैलता है, और जब अन्य धातुओं के साथ इसको ठंडा करते हैं, संकुचित करते हैं, तो ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। और परिणाम की सतता, इसमें किसी भी तरह का, जिस चीज को प्रिंट करना चाहते हैं उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं आता है। ये इसकी एक खास मौलिक गुण थी। 1440 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने ऐतिहासिक मुद्रण शोध इसको शुरुआत किया था। गुटेनबर्ग ने 36 लाइन की बाइबल का शुरुआत का 1448 में उसने इसको छापा था। इसके बाद शुओफर नाम याद रखेंगे, इन्होंने इंडलजेंस नाम का पुस्तक ये लाया था। और इंडलजेंस नाम का पुस्तक कौन लाए थे, छापे थे, तो शुओफर उनका नाम था। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन ने मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाया। किसने, 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन। याद रखना सुनील जी, कांटी बिहारी बोल रहा है, बोलना मत। इसने इंग्लैंड में ये लाया, ये मुद्रण कला को लाया था। ये वेस्टमिनिस्टर कस्बे में प्रथम प्रेस की स्थापना की गई थी। अब अगली जो जानकारी आपको चाहिए वो है धर्म सुधारक मार्टिन लूथर।
इन्होंने कैथोलिक चर्च में तमाम तरह की कुरीतियां चलती थी, पादरी कुरीतियों में संलग्न थे, उनका आलोचना करते हुए इन्होंने कई सारी टीकाएं लिखी। मार्टिन लूथर ने मुद्रण को ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा बतलाया। इसके बाद न्यूटन, वाल्टेयर, रूसो की पुस्तक भी छपने लगी। ये धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ने लगी और बहुत मात्रा में छपी जाने लगी। अब विज्ञान, तर्क, विवेकवाद, इन सब का छपाई में स्थान मिलने लगा। लोकप्रिय साहित्य छपने लगा। धीरे धीरे जैसे प्रेस का उसमें वृद्धि हुई, तो उसमें टेक्निक्स का भी विकास होना शुरू किया। जैसे आप देखिएगा, मोबाइल में पहले ब्लॉक वाला मोबाइल था, जिसमें बटन वाला मोबाइल था, अब टच पैड वाला मोबाइल आया। आने वाले दिनों में देखिएगा बोल करके ही आप मोबाइल का काम कर सकते हैं। इस तरह से तकनीक जैसे जैसे विकसित होने लगता है, उस तरह से आपको इसमें नई नई चीजें की इन्वेंशन होती है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस की इतना कारगर बना दिया कि अब 8000 ताव तक 1 घंटा में छाप सकते थे। नाम याद रखेंगे, रिचर्ड एम हो। इसने बेलनाकार प्रेस को शक्तिशाली बनाने का श्रेय जाता है। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आने लगा, जिससे आपको हजारों किताब छापा जा सकता था, लाखों किताब छापा जा सकता था, जिसमें 6 रंग की छपाई संभव थी। और 20वीं शताब्दी में बिजली से चलने वाला छापे खाने भी अब बनना शुरू हो गए। अब भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, तो 1780 ईस्वी में 1780 में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया था। हिक्की ने कंपनी की आलोचना इसमें किया, यह उस पर उल्टा पड़ गया और उसको सजा भुगतनी पड़ी, उसके प्रेस को जब्त कर लिया गया। तो जेके हिक्की बंगाल गजट ये शुरुआत किया था। बाद में एक और आप देखिएगा, गंगाधर भट्टाचार्य साप्ताहिक बंगाल गजट भी चालू किए थे, लेकिन वो आपका प्रथम समाचार पत्र था और बंगाल गजट वो संभवतः आपको इसमें, जिसको मैं आगे में आपको बतलाऊं, 1816 ईस्वी में उनके द्वारा लाया गया था, लेकिन जेके हिक्की ने पहले लाया था। नवंबर 1780 में 1780 में इंडिया गजट नाम का दूसरा भारतीय समाचार पत्र आया। 1821 ईस्वी में बंगाल में संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार। याद रखिएगा, बंगला में संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार, ये प्रगतिशील समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। और इन समाचार पत्र के संस्थापक महान विद्वान, बहुत बड़े समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। और इसके पूर्व मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने साप्ताहिक बंगाल गजट का शुरुआत किया था। ये 7 दिन में एक बार निकलता था। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने, जेके हिक्की ने पहले किया था, वो अंग्रेज था। अब अगली हम लोग जानना चाहते हैं, अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन ने, राम मोहन राय ने ये निकाला। 1822 में बंबई से गुजराती भाषा में दैनिक बंबई समाचार निकलने लगा। द्वारका नाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर, राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंगदत्त की स्थापना हुई। बार बार इस वीडियो को सुनेंगे, बार बार सुनिएगा, कंपटीशन में भी काम देगा और 10th के वस्तुनिष्ठ में भी काम देगा। 1831 में जामे जमशद, 1831 में कौन सा जामे जमशद, 1851 में साल में गुफ्तार और अखबार सौदागर का प्रकाशन आरंभ हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो प्रेस की विशेषताएं भी बदलने लगी। प्रेस शुरू में दो प्रकार के थे, एक एंग्लो इंडियन प्रेस और दूसरा भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन प्रेस अंग्रेज के लोग उसमें ज्यादा चलाने वाले में थे। उसकी प्रेस की प्रकृति, आकार दोनों विदेशी थी। उनका नीति था जो फूट डालो और शासन करो। वो भारतीय नेताओं पर राज के खिलाफ भड़काने के लिए आरोप लगाते रहते। सरकारी विज्ञापन इन्हीं को मिलता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी तक राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब भी बहुत अच्छे लेखक थे और नेता भी थे। इन लोगों ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली बनाया। ये लोग भी अब लिखने लगे, जनता को अपनी भावनाओं, अपने चिंतन, अपनी सोच, इन सब से प्रभावित करने लगे। 19वीं शताब्दी में आकर के अंग्रेजों द्वारा कई समाचार पत्र ये शुरुआत हो गया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। 1861 ईस्वी में ये निकलना शुरू हुआ। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी में आता है समाचार पत्र। स्टेट्समैन 1875 ईस्वी में आया कलकत्ता से। पायोनियर 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से निकला। पायोनियर याद रखिएगा, 1865 ईस्वी में कंपटीशन में भी पूछता है। और सिविल
एवं मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगा और इंग्लिश में सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र माना जाता था, जबकि स्टेट्समैन उदार विचार का पोषक था, वो लिबरल एटीट्यूड रखता था। पायनियर के समर्थक भारतीयों के आलोचक थे पायनियर। तो उस स्थिति में आइए भारतीय द्वारा प्रकाशित कुछ और संपादित समाचार पत्र के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो भारतीय द्वारा प्रकाशित और संपादित समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नाम का साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया। यह बांग्ला भाषा में था। सोम प्रकाश राष्ट्रवादी भावना को बड़ी तेजी से फैला रहा था। लॉर्ड लिंटन इसकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में मैं आपको आगे और भी गहराई से बतलाऊंगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। कुछ वर्ष के बाद हिंदू पेट्रियट को भी विद्यासागर ने अपने अधीन कर लिया और वो भी निकालना शुरू कर दिया। 1874-75 में सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया था। याद रखिएगा, बार बार वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ये आपको आगे जाकर के कंपटीशन बीपीएससी यहां तक आईएएस तक में भी आपको काम देगा और 10th की तो ऑब्जेक्टिव है ही। फिर केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार का बांग्ला में दैनिक का प्रकाशन किया। मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में अंग्रेजी बांग्ला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार का प्रकाशन किया। यह कई बार पूछ चुका है मोतीलाल घोष ने। 1878 ईस्वी में लिंटन तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रातों रात बचने के लिए अमृत बाजार पहले अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषा में निकलती थी, उसको रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित शुरू कर दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहां पर एक और भी जो प्रेस के क्षेत्र में मील के पत्थर उनका भी नाम माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 1867 में इनके संपादन में बनारस से कवि वचन सुधा प्रकाशित होने लगा। इनकी संपादकीय टिप्पणियां होती थी। राजनीतिक और सामाजिक विषय पर जो इनका लेख होता था वो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत होता था। इससे राष्ट्रवाद की भावना और फैली। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में बंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा ये निकलने लगा। याद रखिएगा, बराबर पूछेगा, मारूंगा 10 गिनूंगा, एक भूलोगे तब। मैं सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा हूं कि मराठा का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बंबई से किया था 1881 ईस्वी में और मराठी भाषा में केसरी की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखना, ये कंपटीशन में भी पूछता है। 1862 में एमजी रानाडे ने इंदु प्रकाश और फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। 1862 में एमजी रानाडे, इंदु प्रकाश और फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। अब बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद फैलाने का काम अरविंद घोष और बारेंद्र घोष ने जुगांतर और वंदे मातरम के माध्यम से किया था। ये एक बार बीपीएससी में पूछा था। बिहार प्रशासनिक सेवा का पूछा हुआ प्रश्न भी आपको मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं। तो ये इसमें उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को फैलाया था, क्रांतिकारी विचार वो लाते थे। मद्रास में 1878 ईस्वी में साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने वाला हिंदू, पहले साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था और 1881 से 1881 से हिंदू दैनिक समाचार पत्र के रूप में निकलने लगा और ये इसका दृष्टिकोण उदार था। आज भी हिंदू सबसे अच्छे अंग्रेजी के अखबार में माना जाता है और आईएएस की तैयारी यदि आप करना चाहते हो तो हिंदू जरूर पढ़ें। आईएएस की तैयारी हिंदू जरूर पढ़े। इससे अच्छी अंग्रेजी में शायद हमें लगता है कि अखबार ना मिले। एनी बेसेंट ने मद्रास स्टैंडर्ड को अपने संचालन में लेकर के उसको न्यू इंडिया नाम दे करके और होम रूल का नारा जन जन तक पहुंचाने लगे। महात्मा गांधी जानते ही हैं, कुशल राजनीतिज्ञ थे, महान पत्रकार भी थे। महात्मा गांधी अच्छा लेखन भी करते थे। तो गांधी जी ने वो कहां पीछे रहेंगे, तो उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन नाम के इन्होंने अपना संपादन शुरू किया। यंग इंडिया, याद रखिएगा, भूलना मत। यंग इंडिया कौन शुरू किए थे? तो गांधी जी। हरिजन कौन शुरू किए थे? गांधी जी। याद रखना, भूलना मत, नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा, एक नस फाड़ दूंगा, भूलना मत। सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा, अरे भाई मेरे पढ़ाने का शैली यही है, मैं किसी को मारता पीटता नहीं हूं। आओ भैया, मैं हास्य मजाक से ही पढ़ाना चाहता हूं। इसके बाद देखिए कि यहां पर महात्मा गांधी इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार शुरू किया। मोतीलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंस और शिव प्रसाद गुप्त ने दैनिक आज का शुरुआत किए थे। आज अभी तक हाल फिलहाल तक निकलता था। केएम पानिकर 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन आरंभ किए थे। केएम पानिकर का हिंदुस्तान टाइम्स आज भी आता है। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का
का मदन मोहन मालवीय अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद 1927 में जीडी बिरला उसको अपने हाथ में ले लिए। एमएन राय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका इंडिपेंडेंट 1930 में लाए। एस सदानंद फ्री प्रेस जर्नल की शुरुआत किए थे। हर कौन नेता कौन सा जर्नल लाए थे, पत्रिका लाए थे या दैनिक समाचार पत्र लाए थे, इसको याद रखिएगा। ये कंपटीशन से लेकर के 10th में तो थोड़ा कम इसकी संभावना रही, लेकिन वहां भी आपको पूछेगा। इसके बाद 1910 से 20 के बीच उर्दू पत्रकारिता भी फैली। उर्दू पत्रकारिता कैसे पीछे रहती, जब अंग्रेजी हिंदी बढ़ा तो उर्दू को भी आगे बढ़ना था। 1912 में अल हिलाल निकलने लगा। 1913 में अल बिला कलकत्ता से आरंभ हो गया और मोहम्मद अली अंग्रेजी में कॉमरेड नाम से निकालने लगे और उर्दू में हमदर्द नाम से प्रकाशन शुरू कर दिए। तो एक साथ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सभी क्षेत्र में शुरू हो गया अब प्रकाशन। अब 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रताप का प्रकाशन कानपुर से शुरू हो गया। ये उग्र राष्ट्रवाद और किसान मजदूर का समर्थक थे। 1913 में गदर का प्रकाशन हुआ, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बतला चुका था। हरदयाल, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से किया था, याद रखेंगे। 1913 में गदर का प्रकाशन कौन, हरदयाल, कहां से करना शुरू किए थे? सैन फ्रांसिस्को से। प्रेस जब आरंभ हुआ, पेपर मैगजीन निकलने लगे, तो उसकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या हुआ? तो राष्ट्रीय आंदोलन पर अब राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। अब अंग्रेज शोषक हैं ये भी छपने लगा। अब ये कहा गया कि अंग्रेज आपका हित नहीं कर रहे हैं। मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग अब इस विचार से प्रेरित होने लगे। राष्ट्रवादी नेता को अब अपने विचार को अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण मदद मिलने लगा। अब जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन के रूप में विकसित होने में प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो अंग्रेज अब इससे चिंतित हो गया, तो प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध लगाना शुरू किया। 1799 के समाचार पत्रों पर एक पत्रेक्षण अधिगम के द्वारा अब लगाया गया 1799 कि संपादक का नाम, मुद्रक का नाम, स्वामी का नाम, मालिक का नाम स्पष्ट रूप से छापना होगा। प्रकाशक का प्रकाशित किए जाने वाली सभी तत्वों का सरकार का सचिव से पुत्र पत्रेक्षण करना पड़ता था। जब पत्र द्वारा हम ये चीज छाप रहे हैं, अब एक तरह से दबाव डाला जाने लगा। 1807 में इस अधिनियम को पत्रिकाओं, पंपलेट, पुस्तक पर भी लागू कर दिया गया। 1807 में हेस्टिंग्स के समय में कुछ ढील दी गई, लेकिन 1818 तक आते आते तक पूर्व पत्रेक्षण वाला काम बंद कर दिया गया। अब 1823 में लाइसेंस का नियम आया कि अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंस, अब आप प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता। उस समय यदि कोई लाइसेंस न लेकर के प्रेस स्थापित करता तो 400 रुपया का दंड, जो उसमें बहुत बड़ा था, और कारावास का भी प्रावधान था, नहीं तो प्रेस को जब्त कर लिया जाता था। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1935, चार्ल्स मेटकाफ, जिसको भारतीय प्रेस का उद्धारक भी कहते हैं, मुक्तिदाता भी कहते हैं, 1823 वाला जो नियम था ये लाइसेंस वाइसेंस लाने का, इसको ये रद्द कर दिया। कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है, सामान्य काल में इसकी जरूरत नहीं है, आपातकाल में इसकी जरूरत है, सामान्य काल में इसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ की। ये कंपटीशन में भी पूछता है। 1867 में फिर पंजीकरण अधिनियम आया, रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके तहत क्या था कि मुद्रणालय को, प्रिंटिंग प्रेस को प्रत्येक समाचार पत्र का मुद्रक, प्रकाशक, मुद्रण स्थान का नाम, इसके अतिरिक्त यदि आप पुस्तक की एक प्रति या कोई भी आप छापते हैं, एक प्रति सरकार को देना जरूरी था। तो इस तरह से फिर कुछ प्रतिबंध ला। इसका मूल कारण था कि 1857 में जानते हैं जब विद्रोह हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह भी कहते हैं, अंग्रेज को शक हुआ कि जरूर इसमें ये प्रिंटिंग प्रेस का समाचार पत्र की भूमिका है। अब इससे बढ़ते बढ़ते देशी भाषा समाचार पत्र को दबाने के लिए एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का आया। इसके बारे में अब जान लें, 1878 ईस्वी में देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत से समाचार पत्रों पर अधिक से अधिक नियंत्रण की कोशिश की गई और इसके तहत जिला दंडनायक को बॉन्ड और एक जमानत का आपको शर्त भरना पड़ता कि यदि आप क्राउन, ब्रिटिश साम्राज्ञी या ब्रिटिश राजा का आलोचना करते हैं या साम्राज्ञी का आलोचना करते हैं तो इसके लिए आपकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाएगी, आपको दंड, आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा लगाया गया एक दबावपूर्ण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। ये एक खतरनाक
एक्ट था। लॉर्ड रिपन इस अधिनियम को रद्द कर दिया। इसको एक भारत का उद्धारक भी कहते हैं। लॉर्ड रिपन उदारवादी विचार का था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जितना दबाने का कोशिश किया, राष्ट्रीयता की भावना और फैली। 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, 1931 के भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम ये आया, और ये सब 1878 के आदेश को फिर से लागू करने की कोशिश किया था। चूंकि लॉर्ड रिपन तो हटा दिया था, तो फिर से इसको लागू करने की कोशिश किया। लेकिन 1951 फिर जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद फिर नए सिरे से शुरू हुई। 1951 में समाचार पत्र में आपत्तिजनक विषय अधिनियम आया कि आप गलत गंदी बातें, इन सब बातों को आप नहीं छापेंगे। 1951 में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1902 में संशोधन और समाचार पत्र अधिनियम के पारित की आवश्यकता पड़ी और उसने लाया। और यह अधिनियम में ऐसा था कि यदि आप गलत चीज छापते हैं तो आपको आपत्तिजनक खबर छापने पर या गंदी खबर छापने पर आपको आपके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त किया जा सकता है। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। फिर इसके बाद न्यायाधीश जीएस राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन की नियुक्ति की गई। और 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद का गठन हुआ और यह सरकार इसको मान्यता भी दे दी और अब अधिकांश प्रेस इसी के अधीन काम करते। अब स्वतंत्रता के बाद प्रेस की भूमिका क्या थी, ये वर्णनात्मक में पूछ सकता है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद प्रेस की भूमिका जैसा आप जानते हैं कि अब पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से स्वास्थ्य हो, राजनीति हो, खेल हो, अध्यात्म हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, अंतरिक्ष हो, सबके बारे में वस्तुपरक, विश्लेषण परक, स्वस्थ जानकारी मिलती है, नवीनतम जानकारी मिलती है और भारतीय प्रेस आम जनमानस को इससे परिचित कराता है। तो भारतीय प्रेस की भूमिका, पेपर, मैगजीन, इन सब की भूमिका स्वतंत्रता के बाद बहुत ही बढ़ गई और अब ये उत्तम ढंग से अपना काम कर रहा है। थोड़ी बहुत त्रुटि सब में होती है, लेकिन फिर भी ये उत्तम ढंग से काम कर रहा है। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यहीं विदा ले रहा हूं और आपका भारत इस इतिहास 10th क्लास का ये सभी लेक्चर मैंने समाप्त कर दिया। बाद में वस्तुनिष्ठ में डालूंगा और पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यदि अब तक आपने सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को न सब्सक्राइब किया, भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर ले। क्या लगा है, मित्र को बतलाओ, दोस्त को बतलाओ, यार को बतलाओ, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन बटन को दबा लो ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी मिलते चले जाए। अब मैं कुछ दिन के लिए आपको 12th का बायोलॉजी का वीडियो डाउनलोड करूंगा और वैसे मैं कंपटीशन में सिद्धस्त माना जाता हूं और कंपटीशन में आपको एक से एक आगे जाकर के जानकारी लेक्चर प्रस्तुत करूंगा और उसके लिए आप निश्चिंत रहे। मैं सुनील जी खाटी बिहारी इस समय मैं आपसे विदा ले रहा हूं और जय बिहार, जय भारत।